वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी हिस्ट्री या फिर हम जिसे इतिहास भी कह देते हैं हिंदी में। तो इतिहास का क्या पार्ट 1 क्लास 9th का ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है? इस पार्ट में चैप्टर 1 है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कस करें कि फ्रांसीसी क्रांति होती क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, कारण बताएंगे। उसमें जो महिलाएं हैं उनका क्या योगदान है, किस कारण वो हुआ, वो सारी चीज, नेपोलियन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति आ जाइए। 14 जुलाई 1789 की सुबह, ये हम अभी क्या करेंगे, अभी तो हम ये जो है इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ये फ्रांसीसी क्रांति इस टाइम पे आक्रमण के समय हुई, और फिर शुरुआत से लेकर के अंत तक हम बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरुआत की बात कर लेते हैं ये, फिर उसके बाद हमारे मेन से शुरू होगी, शुरुआत से 18वीं शताब्दी। ठीक, चलिए आ जाइए। तो 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में, मतलब पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंक का माहौल था। क्या था? आतंक, टेरर माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। तो सम्राट जो था ना, उसने क्या बोला कि भाई सेना लाओ और शहर में ले आओ। अफवाह थी कि बस सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। तो लोगों में अफवाह फैली, भाई जो राजा है वो सेना बुला रहा है, वो भी कहाँ पे? शहर में, नगर में। तो उन्हें लगा कि वो उन पर गोलियां चला देगा। तो लगभग 7,000 मर्द और औरतें जो है टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। तो 7,000 मर्द और औरत दोनों टाउन हॉल जो है वहां पे एकत्रित हो गए और उन्हें एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने लिया कि भाई ये तो हम पे गोले चला देगा, हम तो क्या करें, एक निर्णय ले लेते हैं। तो हाथियों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। हाथियों नहीं, सॉरी, या मिस्टेक होगी बोलने में, हाथियों नहीं, हथियारों। तो हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्हें हथियार चाहिए थे। अब सेना से लड़ना कोई आसान काम तो नहीं है, सेना के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवारें होती है, डंडे होते हैं, बट इनके पास तो थे नहीं। तो इस वजह से इन्होंने जो है लूटना शुरू कर दिया कि भाई हमें हथियार चाहिए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। अभी बाद में क्या हुआ कि ये पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा भाई पेरिस नगर में, और बास्तिल, जैसे इंग्लिश में बस्ताइल, ये बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। जो बास्तिल किला था ना, उसकी जेल को तोड़ डाला। वैसे कैदी तो खूब कम थे, बट फिर भी उसको तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बताया ना, उनको हथियार चाहिए थे लड़ने के लिए सेना से, तो उन्होंने जेल को तोड़ दिया ताकि वहां से गोला बारूद मिल जाए। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, कमांडर को मार दिया उन्होंने, और कैदी छुड़ा लिए गए। तो जितने भी कैदी थे ना उस जेल में, बास्तिल की जेल में, वो सारे के सारे छुड़ा लिए थे। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। देखो मैंने बताया ना, 7 ही थे कैदी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अब जो भी बंदा कुछ ऐसा करता था जिसको राजा कहता था कि भाई इसने बहुत ऐसा किया, इसको तो बास्तिल की जेल में डालो क्योंकि वहां पर क्रूरता होगी इसकी। तो इस वजह से राजा को जो है उसकी शक्तियों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका था बास्तिल का जो जेल है उस पर आक्रमण करो, राजा की वैसे ही आधी पावर कम हो जाएगी। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। लोग इससे बहुत नफरत करते थे। जब वो किला या जब वो जेल तोड़ी गई, उसको ढाया गया, तो लोगों को बहुत मजा आया। लोगों ने जम जम के सामान खरीदा, क्योंकि उनके परिवार से भी कई सारे लोग वहां पे ही पूरी जिंदगी निकाल चुके। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हो गए कि भाई जब ये किला गिराया तो कई तरीके के संघर्ष हुए। जब ये
जेल गिराई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। एक तरफ तो जनता ने ये कर दिया, दूसरी तरफ जनता जो विरोध कर रही थी कि भाई पाव रोटी जो हमारी बेसिक नीड है उसको इतना महंगा बना दोगे तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कैसे कुछ करेंगे। उनको जो है पाव चाहिए था, पाव, हमारी रोटी चाहिए, उनको पाव चाहिए, पाव रोटी चाहिए। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। फिर इसके बाद जो है कई तरीके के संघर्ष हुए और इन संघर्षों का निर्णय क्या निकला, क्योंकि फ्रांस का जो ये राजा था ना, इसी को फांसी दे दो, तेरा किस्सा ही खत्म। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि राजा को फांसी लगानी पड़ेगी या फिर उनको काट कूट के फेंकना पड़ेगा, उम्मीद नहीं थी ऐसी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ कि राजा को लगाना पड़ेगा, कैसे हो गया, वो सारी बातें हम इस फ्रांसीसी क्रांति में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरुआत से बात करेंगे। ये देखिए बासरे के किले पे जो है आक्रमण कर रहे हैं, ध्वंस हो रहा है। अब हम हमारी शुरुआत कर देते हैं हमारे पहले फ्रांसीसी के पार्ट से, फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट से। चलिए देखते हैं। थोड़ी सी जुकाम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, क्या 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरीके का था वो 18वीं सदी है, उसके बाद के थोड़े से समय में फ्रांसीसी समाज कैसा था वो बताना। चलिए देखते हैं। तो सन 1774 में सबसे पहले शुरुआत, पूर्वो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो ये बुर्बो राजवंश का ये लुई 16 है, वो फ्रांस की गद्दी पर आसीन हो गया। उसे क्या मिली, उसे जो है फ्रांस की गद्दी मिल गई, गद्दी मिल गई भाई, राजा है वो। जन्मजात था तो 15 के बाद 16 आता तो लुई 16 हो गया। तो उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी, 20 साल की उम्र में राजा बन गया, देखिए। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से होता था या हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब जब उसका राज्याभिषेक हुआ ना लुई 16 का, तो उसने देखा यार मैं तो राजा बन गया, मगर जब उसने खजाना खोल के देखा कि भाई हमारे पास कितने पैसे हैं बताइए मुंशी जी, तो उन्होंने क्या बताया, सरकार ये खजाना तो खाली पड़ा है। तो राजा चौंक गया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके। चौंकने की कोई बात ही नहीं थी, लंबे समय तक युद्ध करोगे यही होगा। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब भाई राजा जी आप वर्साई के महल में रहेंगे, उसकी शान शौकत के लिए खर्चा होगा, युद्धों में आप खर्चा करेंगे तो कहाँ बचेगा राजकोष। तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आजाद कराने में सहायता दी थी। कि भाई जो अमेरिका के 13 कॉलोनीज थी ना ब्रिटेन की, उनको आजाद कराने में हमारे फ्रांस के राजा जी लगे हुए थे, और उसमें अपनी जनता को वैसे ही दोषी बना दिए। जबकि जनता का दोषी कौन था, लुई 16। भाई आप अमेरिका को बचा रहे हैं, अपनी जनता को कब बचाएंगे, वैसे ही भूखमरी से मर रही है। अब देखिए जब कोष खाली होगा तो जनता पे सारी जिम्मेदारी आएगी, ये तो राजमहल में ठाट बाट से रहेंगे और साइड में। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज। अभी अब 13 कॉलोनीज को हेल्प करनी है, राजाओं ने अपनी सेना भेज दी, उनका खाना पीना रहना सब है, तो वो सब लोगों से लिया, तो बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया और जुड़ गया। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब 2 अरब लिरवे तो पहले ही थे, 10 अरब लिरवे और चढ़ गए। अरे राजा जी कितना कर्जा लोगे, डुबा दोगे कर्जों में। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। और जब इस तरीके के कर्ज बढ़ गए ना,
तो जो कर्जदाता होते थे ना, वो कहते थे कि भाई हम आपको कर्ज भी दे रहे हैं और 10% ब्याज भी लेंगे। सरकार वैसी दयनीय स्थिति में और दयनीय है। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब जब कर्ज इतना बढ़ जाएगा तो लोगों से इकट्ठा करके जो आएगा उसको कर्ज चुकाने में ही लगा देंगे। बचेगा क्या बाबा जी का? कुछ नहीं। बाबा जी का एक तरीके से बहुत कम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ज है वो बहुत कम है। आप सब जानते हैं कितना कम है यहाँ पे। अब अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, आप सब जानते हैं सेना के रखरखाव में सारी चीजें होती है। राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। तो इन सब की वजह से जो है वृद्धि कर दी करों में, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कर्ज था। तो आप कहते हैं ना, वो आप सबने कपिल शर्मा शो देखा होगा, उसमें क्या कहते हैं कि जब कुछ नहीं बचता तो बाबा जी का ठुल्लू। तो उसी तरीके की यहाँ पे चीज हो रही है कि कर्ज में इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि अब कुछ नहीं बचा है। अब तो उन्हें कर्ज चुकाने में सारी चीजें देनी पड़ रही है, अपना खर्चा तो चल नहीं रहा। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही चल रहा है यहाँ। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ। क्या था? 3 स्टेट्स थी, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा टैक्स देता था, ये दोनों ऐश करते, वही यहाँ पे आएगा। और केवल तीसरे स्टेट के लोग, ये स्टेट जो है उसके लोग ही कर अदा करते थे। तो सिर्फ एक स्टेट के लोग जो होते थे वो कर अदा कर दिया करते थे कि भाई हम कर अदा करेंगे, औरों को कर अदा करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं। ठीक, यहाँ तक समझने में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। और ये जो वर्गों में विभाजित थे ना, ये फ्रांसीसी समाज इस तरीके से वर्गों में विभाजित था। ये देखिए, ये कई तरीके वर्गों में विभाजित था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता है। मतलब प्राचीन राजतंत्र पद जो था उसका प्रयोग कब करते थे? 1789 या फिर 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। अब जो चित्र 2 है ना आपका, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये चित्र 2 देख रहे हैं आप, स्टेट्स का। पूरी आबादी में 90% किसान है। जो किसान है ना, जो तीसरे स्टेट में, ये 90% है भाई पूरी आबादी की। 90% क्या है भाई? किसान ही है 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। तो 90% किसान है, मगर सबसे ज्यादा जमीन जो है ना वो किसानों के पास नहीं है, वो दूसरों के पास। लगभग 60% जमीन कुलीनों के पास थी। कुलीन थे पहले से, चर्च के पास थी। और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तीसरे स्टेट में भी कुछ अधिक, कुछ जो है संपन्न होते थे, बड़े व्यापारी, ये सब व्यवसायी, कर्मचारी, वकील। तो ये सब जो है ये तीसरे स्टेट में आते तो थे, बट इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, अमीर थे। तो प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त हुए। तो जो प्रथम 2 स्टेट्स थे ना, एक तो कुलीन वर्ग और एक पादरी वर्ग। ये देखिए, ये तो है हमारा कुलीन वर्ग और ये पादरी वर्ग, दूसरी स्टेट और प्रथम स्टेट। इन दोनों को कुछ अधिकार प्राप्त। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। तो राज्य को दिए जाने वाला जो कर था ना, उसमें छूट दे दी जाती थी। किनको? इन कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को। ये कुछ स्पेशल होते थे, इनको राजा भी मानता था। इनको राजा भी मानता था, जमीनें वगैरह ध्यान में दे दिया करता था। तो कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। तो इनके पास जो है अलग अलग सामंती अधिकार भी, विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। बताओ, अब सामंती कर वसूल कर रहे हैं ये किसान। किसान अपने स्वामी की सेवा
स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़क के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब सामंती कर भी दे रहे हो और साथ ही साथ हमारे साथ मिलके काम भी कर रहे हो, हमारे अंडर काम भी कर रहे हो। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, वही चीजें यहाँ पे। चर्च भी किसानों से करो का एक हिस्सा टाइड लिया करते थे। कौन सा टाइड जो है वो एक कर है जो किसानों से चर्च लिया करती थी। ये क्या है? ये धार्मिक कर है, तो टाइड के रूप में वसूलता था मैं। कौन? चर्च। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। तीसरा स्टेट तो चुकाता था और दो तो कुछ नहीं चुकाते थे, वो तो वसूल करने का काम था उनका। इन करों में टाइल जो है प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। कुछ प्रत्यक्ष दिखते थे, कुछ नहीं दिखते थे, इनडायरेक्ट होते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं को लगाया जाता था। तो रोजाना लोग जो है वो नमक और तंबाकू जो है ना उनका उपयोग करते थे, तो इस वजह से उस पर अप्रत्यक्ष जो है कर लगा दिया गया। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो जनता ही पूरे राजस्व को चला रही थी और जनता को ही आपने शोषण का अधिकार दे दिया। यही आपको शोषण होगा, आपका ये अधिकार है शोषित होना। आप राज्य की संसाधन की प्रॉपर्टी, आपको अधिकार है शोषित होना, आप ये होगे और हमारा सारा कोष आप ही भरोगे। ये हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया फर्स्ट सेकंड तीन। तो ये कुछ नहीं देते थे, ये कुछ नहीं देते थे, ये सबसे ज्यादा टैक्स देते थे, सबसे ज्यादा मार पड़ रही थी। मतलब इनको ऐसा था कि भाई आप काम भी हमारे यहाँ करोगे, कर भी सबसे ज्यादा आप ही दोगे, जमीन भी सबसे कम आपकी है, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा आपकी है, बट कमाई सबसे ज्यादा हमारी है। कमाई हम दोनों की, आपकी कुछ नहीं होगी, कमाई हमारी होगी। काम सब आप करोगे, कमाई हम ले जाए। तो इस तरीके की चीजें होती थी वहां पे। और ये कुछ टैक्सेस हैं, कर हैं, जो आपको देंगे टाइड और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ये देखिए बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाह सब कुछ लाता हूं, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि गरीब जो लोग हैं वो देखिए अपना सारा अनाज सब कुछ देने आए, और यहाँ पे हमारे जो सेठ हैं वो बैठे हुए हैं, भाई आइए दे दीजिए, आपका काम है देना, नहीं देंगे तो ये बैठा है यहाँ पे, देख लीजिए आपका क्या होगा। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी और इसकी दयनीय स्थिति पे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको था अपना माल आ जाए सारा और हम बैठ के बस खाएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ संवाद चल रहा है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान तो को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। साला हमने अभी ये एक पोटली दे दी, शैतान बोलता है ना बेटा दूसरी पोटली ला, तीसरी पोटली ला, जब तक तेरे पास अनाज खत्म ना हो जाए देता जाए। तो मकड़ा मक्खी का ये उदाहरण प्रस्तुत करके लेखक ने चित्र बताया कि किस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा था। अब जब इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, जो जीने का संघर्ष शुरू हो गया। भाई जीने के लिए लोग मरने मारने पे उतारू हो गए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ ले गए ये नोबल्स, सब कुछ ही हमारे जो पादरी लोग है वो ले गए, कुलीन वर्ग के लोग है वो ले गए करों के रूप में। हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। अब चलिए आगे देखते जीने का संघर्ष। तो जीने का संघर्ष भी बहुत ज्यादा फल फूला। क्या हुआ कि मैंने बताया जीने का संघर्ष लोगों में आया। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। देखिए कितनी थी? 2.3 करोड़। जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। देखिए कितनी ज्यादा बदल गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। तो परिणाम क्या हो गया भाई? परिणाम ये हुआ कि अनाज उत्पादन जो है ना उसकी तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई।
मतलब किसान जो है उनके पास अनाज उगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उनको जमीन चाहिए, जमीन पे खाद वगैरह पानी सब चीजें डालनी पड़ेगी, बीज चाहिए, सब चाहिए, उत्पादन हो नहीं रहा और मांग बढ़ती जा रही है, मतलब आमदनी है नहीं और खर्चा बहुत ज्यादा है। तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जैसे पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। पाव रोटी पहले मान लीजिए 10 रुपए की मिलती थी, एक अचानक से 10,000 की मिलने लग जाएगी, तो कैसे चलेगा काम? तो अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। बाबू मतलब पहले ही मजदूर देखें जिनकी मजदूरी मालिक तय कर रहे हैं, ठीक है, इनकी ये जितना काम करेंगे उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, बट इनसे कराते थे ये 24 घंटे काम, और देते थे 2-3 घंटे की मजदूरी। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। देखिए मजदूरी तो बढ़ी नहीं रही थी, जितनी फिक्स कर दी फिक्स में देते थे, बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। अब जब बिल्कुल नहीं बढ़ेगी तो यही होगा, तो मजदूरी जो है महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, उनके पास पैसे ही नहीं थे। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, अमीर अमीर हो गए, पादरी कुलीन बढ़ते गए, और जो गरीब वर्ग है, जो थर्ड स्टेट है, मतलब तीसरा स्टेट है, वो खाई में गिरता गया। स्थितियां तब और बदतर होती जाती है जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। अब बाई चांस किसी ने पैदावार कर भी ली तो सूखा पड़ गया, ओले गिर गए, सारी फसल बर्बाद, और अब तो कर भी देना है, कहां से देंगे? लोग अपने आप को बेच देते थे। क्यों? क्योंकि कर तो मिलेगा ही। तो बड़ी दयनीय स्थिति हुआ करती है, और आज के समय भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी लोग कर्ज में इतना डूब जाते हैं कि बिल्कुल भी चीजें जो है संभलती नहीं है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था कि भाई रोजी रोटी भी कमानी है, उसका क्या होगा? ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। तो फ्रांस में इस तरीके का संकट जो है ज्यादातर देखा जाता था, वे लोग जीविका के लिए, जीने के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ शब्दों का आपको परिभाषाएं बताई हुई है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला है जीविका संकट। क्या होता है ये? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। भाई सब कुछ खतरे में पड़ रहा है, जीविका खतरे में, जीना ही बड़ा मुश्किल है। अनाम, अनाम एक और शब्द है, जिसका नाम मूल्य मालूम नहीं है। मतलब अनाम जो है, जिसका नाम जो है मालूम नहीं है, वो अनाम होता है। ये बात है, अनाम मतलब एनोनिमस, आपने इंग्लिश में देखा होगा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया जीने का संघर्ष चल रहा था, जीविका संकट में। ये देखिए फसलें खराब, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, पाव रोटी नहीं खरीदेंगे, बीमारियां हो जाएगी, बीमारियां होंगी, लोग बीमारियों से मर जाएंगे। तो इस स्थिति में मरना तो तय है भाई। इस तरीके देखा जाए तो लुई द 16 जो है बहुत ज्यादा अत्याचार करने की कोशिश में थे, क्योंकि ये ओल्ड रेजिम थी जो चलती आ रही थी। अब उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। मैंने आपको बताया कि जो लुई 16 थे, उन्होंने जो है अमेरिका इन सबको मदद करी, तो उनसे भी उनका कई सारा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने टैक्सेस से जो है वसूलना चाहा, मगर टैक्सेस से वसूलना इतना आसान तो था नहीं, टैक्सेस से वसूलना इतना आसान नहीं था। उन्हें पहले कुछ और चीजें करनी पड़ती थी, वो हम आगे देखेंगे। मगर इससे पहले हम देखते हैं मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन करना था भाई, और ये मध्य वर्ग जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसको दूसरों से कोई पड़ी नहीं थी कि भाई गरीब वर्ग को आगे नहीं बढ़ाना है। मध्य वर्ग के बाद थोड़ा बहुत पैसा तो वही करता था, ये भी थर्ड स्टेट में था बट थोड़ा बहुत अमीर था। तो पहले भी कर बढ़ाने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। तो बदलाव के लिए आंदोलन तो इन्होंने भी किए थे, विद्रोह इन्होंने भी किए थे, मगर उनके पास संसाधन नहीं थे, तो ज्यादा देते नहीं टिकता। मगर ये मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनके पास संसाधन थे। तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। मतलब किसानों ने नहीं, वो मध्य वर्ग जो संपन्न हो चुका था उसने जिम्मेदारी उठाई कि भाई हम लड़ेंगे, हम जो है हमारी मांगे करेंगे कि हम वेल्थी हैं, हमारे लिए प्रिविलेजेस दो, हमारे लिए विशेषाधिकार दो, नहीं दोगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो इसके बारे में हम मध्य वर्ग के बारे में बाकी चीजें अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने यहां तक देख लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको?
लुई 16 के मैंने बताया कि वो जो है लड़ाई उसने साथ दे दिया अमेरिका का, जनता जो है प्रॉब्लम में आ गई, टैक्सेस लगाना चाहा, वैसी टैक्स जो है हमारे कर जो है सिर्फ थर्ड मतलब तीसरे स्टेट के लोग देते थे, तो उन पे सारा बोझ आ गया, तो उनके लिए पाव रोटी लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्रूरता की हदें पार हो गई, लोग बीमारियों से मरने लगे, सूखा और उन पे दबाव डालता था जीविका जीवन संकट में आने का। तो इस तरीके से हमने कई सारी चीजें पढ़ी। अब बाकी जो चीजें हैं हमारी वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।